तो मूवी स्टार्ट होती है 1850 के टाइम से, जहाँ पर हमें एक राइटर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है। वो राइटर यहाँ का नहीं बल्कि किसी और जगह का होता है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी से मिलने आया था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो राइटर एक घर के डोर पर नॉक करता है। उस घर में जो लेडी होती है वो राइटर को अंदर आने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि राइटर शायद से कोई कस्टमर है। लेकिन वो राइटर खुद को उस लेडी के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि मैं कोई कस्टमर नहीं बल्कि एक राइटर हूँ। ये सब सुनने के बाद वो लेडी फौरन से समझ जाती है और उस राइटर को अंदर आने की इजाजत दे देती है। वो राइटर उस लेडी के घर में उसके हस्बैंड से मिलने आया था और उसके हस्बैंड का नाम थॉमस होता है, जो कि एक सीनियर सिटीजन होता है। वो राइटर इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ थॉमस से एक स्टोरी सुनने आया था और जैसे ही राइटर थॉमस के सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो थॉमस उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। थॉमस उस राइटर से कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ मुझसे एक स्टोरी सुनने आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस के गुस्से को इग्नोर कर देता है। अब वो राइटर थॉमस से कहता है कि मैं आपसे एक स्टोरी सुनना चाहता हूँ। वो राइटर थॉमस को स्टोरी सुनाने पर पैसों की भी पेशकश करता है। वो थॉमस से कहता है कि अगर आप मुझे वो स्टोरी सुना दें तो मैं अपने सारे पैसे आपको दे दूंगा। ये कहते हुए वो राइटर अपने सारे पैसे थॉमस के सामने रख देता है, लेकिन थॉमस उस ऑफर को लेने से इनकार कर देता है और उस राइटर से कहता है कि तुम जाकर गवर्नमेंट हिस्ट्री चेक करो, तुम्हें उसमें वो स्टोरी मिल जाएगी। लेकिन वो राइटर थॉमस से कहता है कि मैंने वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से ही सुननी है, ना कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री को चेक करना है। ये सब सुनने के बाद थॉमस को राइटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने को कहता है। वो राइटर से कहता है कि मैं उस स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सब सुनने के बाद वो राइटर अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में राइटर को थॉमस की वाइफ रोक लेती है और वो राइटर से थॉमस के रूड बिहेवियर की वजह से माफी मांगती है। वो राइटर से कहती है कि तुम थॉमस की किसी भी बात का बुरा मत मानना। थॉमस ने आज तक वो स्टोरी किसी को भी नहीं सुनाई, यहाँ तक कि उस स्टोरी के बारे में मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस की वाइफ थॉमस के पास जाकर उससे कहती है कि वो ये स्टोरी उस राइटर को सुनाए और उस इंसिडेंट के बारे में बताए जो कि उन्होंने फेस किया था। अब थॉमस अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर उस राइटर को स्टोरी सुनाने पर एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ थॉमस और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसी वजह से थॉमस को स्टोरी सुनानी पड़ती है। अब थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं वो कहानी तुम्हें उतनी ही सुनाऊंगा जितनी के तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि ये कोई आम बच्चों वाली कहानी नहीं है। थॉमस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले उस राइटर को बताता है कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने कि मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। अब आखिरकार थॉमस उस स्टोरी को सुनाना शुरू कर देता है। तो कहानी का स्टार्ट 1820 के टाइम से होता है, जहाँ पर लोग व्हेल मछली का शिकार किया करते थे। क्योंकि व्हेल मछली का ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से उसका शिकार किया जाता था। उस वक्त बहुत से लोग व्हेल मछली के ऑयल का बिजनेस किया करते थे और ये बात नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उनमें व्हेल मछली के शिकार का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। और इस बात पर शर्त भी लगा करती थी कि जितने भी जहाज समंदर में ऑयल लेने जा रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ऑयल कौन लाएगा। और तभी हमें इस मूवी का हीरो ओवेन दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था और उसकी एक वाइफ भी होती है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होता है। ओवेन जिस कंपनी के लिए काम किया करता था उनका काम भी व्हेल मछलियों का शिकार ही होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओवेन उस कंपनी के हेड से मिलता है। उस कंपनी का हेड ओवेन को बताता है कि अब हम समंदर में अपना सबसे महंगा वाला जहाज भेजने वाले हैं और वो ओवेन को बताते हैं कि इस बार हम जहाज का ऑफिसर तुम्हें बनाने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद ओवेन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ओवेन से कहा था कि नेक्स्ट टाइम तुम ही शिप के कैप्टन बनोगे। अब चूंकि उन्होंने अपना वादा तोड़ा था, इस वजह से ओवेन वहां से जाने लगता है। ओवेन की कंपनी के हेड उस शिप का कैप्टन एक दूसरी कंपनी के हेड के बेटे को बनाने वाले थे, उसका नाम जॉर्ज होता है। अब चूंकि ओवेन एक काबिल इंसान था, इस वजह से उस कंपनी के हेड उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। लेकिन ओवेन उनसे कहता है कि तुम मुझे लिख कर दो कि अगली बार शिप का कैप्टन तुम मुझे बनाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि ओवेन अपने समंदर के सफर के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। ओवेन की वाइफ ओवेन के जाने पर खुश नहीं होती। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे, और ओवेन की वाइफ उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि उसे अपना वादा याद रहे। और अब सीन शिफ्ट होता है जॉर्ज पर, जो कि उस शिप का कैप्टन था। उसके साथ उसके फादर भी होते हैं। जॉर्ज के फादर उसे कहते हैं कि जाओ बेटा, कामयाब होकर ही वापस आना। वो तमाम लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो उस शिप पर बैठ जाते हैं। उन्हें अलविदा कहने के लिए उनकी फैमिलीज वहां पर आई होती हैं। और तभी हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया
जाता है जिसका नाम था थॉमस। हाँ, ये वही थॉमस है जो हमें स्टोरी सुना रहा है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। वो अपनी लाइफ में पहली दफा समंदर में शिकार के लिए जा रहा होता है। उस शिप में ओवन के बचपन का एक दोस्त भी होता है। अब कैप्टन जॉर्ज और ओवन आपस में मिलते हैं और यहीं से इन दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज ओवन पर अपने कैप्टन होने का रौब जमा रहा था। लेकिन ओवन भी तो क्या ही कर सकता था, क्योंकि जॉर्ज ही शिप का कैप्टन होता है। और अब फाइनली ये सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। थोड़ा ही दूर जाने पर इनका शिप खराब हो जाता है। यूं लग रहा था कि इनका शिप समंदर में कहीं अटक गया है। अब ओवन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस मुश्किल सिचुएशन का सामना करता है। और जाहिर सी बात है कि ओवन ये सब कुछ इस वजह से कर पाया क्योंकि उसका शिप्स के मामले में बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है। दूसरी तरफ शिप के कैप्टन यानी जॉर्ज में ऐसी कोई भी स्किल्स नहीं होती और वो ओवन की स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। और इस बात का बदला जॉर्ज ओवन से रात के डिनर पर लेता है। वो उससे कहता है कि तुम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारे फादर एक फार्मर थे। ओवन से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इस वजह से वो वहाँ से उठकर चला जाता है और ओवन अपने साथियों से कहता है कि सुबह हमें जल्दी उठना है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस शिप पर गरीबों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें हमेशा ही छोटा समझा जाता था। अब नेक्स्ट डे जॉर्ज ओवन को जबरदस्ती ऑर्डर देने लगता है, जो कि ओवन को मजबूरन मानने पड़ते हैं। तभी ओवन की नजर सामने से आने वाले एक तूफान पर पड़ती है और वो इस बारे में कैप्टन को भी बताता है। ओवन कैप्टन से कहता है कि हमें अपनी शिप वापस मोड़ लेनी चाहिए वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन ओवन की बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ले जाने के ऑर्डर्स दे देता है। और जब वो लोग तूफान में एंटर होते हैं तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। इस दौरान भी ओवन चिल्ला रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ लिया जाए, लेकिन शिप का कैप्टन यानी जॉर्ज उसकी एक नहीं सुनता और शिप को तूफान के और अंदर ले जाने के ऑर्डर्स दे देता है, जिसकी वजह से इनके जहाज डूबने और इनकी जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन किसी न किसी तरह वो उस तूफान से बाहर निकल आते हैं। ये सब हो जाने के बाद शिप का कैप्टन यानी जॉर्ज ओवन से कहता है कि तुम सब लोगों के सामने मुझसे सॉरी कहोगे और हम अपनी शिप को लेकर वापस से अपने आइलैंड पर चले जाएंगे, यानी हम व्हेल मछली का शिकार नहीं करेंगे। जिस पर ओवन जॉर्ज से कहता है कि सिचुएशन समझने की कोशिश करो, हम खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते क्योंकि वहाँ पर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही वापस आएंगे। अब आखिरकार ओवन जॉर्ज को आगे जाने के लिए एग्री कर लेता है और ये तमाम लोग व्हेल का शिकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सी व्हेल्स का झुंड होता है। वो लोग व्हेल का शिकार करने के लिए अपनी बोट पर ही निकल जाते हैं और तभी ओवन एक व्हेल मछली का शिकार करता है। पहले तो वो मछली ओवन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में हार मानकर मर जाती है। अब वो उस व्हेल मछली को अपनी शिप पर ले आते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें से तेल बाहर निकालने लगते हैं। क्योंकि व्हेल मछली का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसमें से तेल निकालने के लिए किसी को तो अंदर जाना था, इस वजह से वो लोग थॉमसन का साइज देखकर उसे व्हेल मछली के अंदर भेज देते हैं। उन्हें शिकार किए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब उन्हें शिकार नहीं मिल रहा था और टेंशन की बात तो ये कि उनके पास फूड की भी शॉर्टेज हो चुकी थी। अब चूंकि वो समंदर में ज्यादा आगे नहीं गए थे, इस वजह से वो वहीं एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक कैप्टन से मिलते हैं जो कि व्हेल मछली के शिकार के लिए ही वहाँ पर आया था। वो लोग उस कैप्टन से मिलते हैं और वो उन्हें अपने आखिरी शिकार की कहानी सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि हम समंदर के एकदम बीचों बीच आ चुके थे और वहीं पर हमारा सामना हुआ था समंदर की सबसे बड़ी व्हेल से, और वो व्हेल साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसे कि इस मूवी में ग्रेट व्हेल कहा गया है। और वो उन्हें बताता है कि उस ग्रेट व्हेल ने हम पर हमला करके हमारी शिप को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कैप्टन खुद बहुत ज्यादा जख्मी हुआ और उसके तमाम साथी मारे गए। लेकिन ओवन और बाकी के लोग उसकी कहानी को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो कोई झूठी कहानी बनाकर हमें सुना रहा है और इसी वजह से वो कैप्टन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो लोग उस आइलैंड को छोड़कर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल थी। अब हमें डायरेक्ट 14 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके बारे में उस कैप्टन ने उन्हें बताया था और जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल रहती थी। वो सब लोग अपने हथियार लेकर और अपनी बोट्स में बैठकर वहाँ पर जाने लगते हैं। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा समुद्री जानवर ओवन की बोट पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग अपनी बोट से गिर जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग पहली बार अपनी आंखों से उस बड़े से जानवर ग्रेट व्हेल को देखते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि उस कैप्टन ने उन्हें बताया था। अब वो ग्रेट व्हेल वहाँ से जाने लगती है,
है। दूसरी तरफ ओविन के जो बाकी के दोस्त होते हैं वो अभी भी अपनी बोट्स पर मौजूद थे और वो लोग मौका देखकर एक व्हेल पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो व्हेल तो मर जाती है लेकिन उन्हें ये करते हुए ग्रेट व्हेल देख लेती है और इसी वजह से वो सीधा जाकर उनके शिप पर ही हमला कर देती है और उनका शिप डूबने लगता है। ये सब कुछ बोट में बैठा हुआ जॉर्ज भी देख रहा होता है और वो वहीं पर अपनी शिकार की हुई व्हेल मछली को छोड़कर शिप की तरफ बढ़ने लगता है। अब चूंकि उनका शिप डूब रहा होता है इसलिए जॉर्ज उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी शिप को छोड़ दें। अब वो तमाम लोग बोट्स में ही आ जाते हैं और जितना भी खाने पीने का सामान उनके हाथ लगा था वो उसे भी अपने साथ ही ले आते हैं। अब अगली सुबह वो लोग वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप देखते हैं लेकिन उनका वहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि वो लोग दोबारा से एक समुद्री तूफान में फंस गए थे और इसी तूफान में ओविन के बचपन का दोस्त भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हमें बहुत देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ओविन बीच बीच में अपने जख्मी फ्रेंड की मदद करता रहता था लेकिन बाकियों को वो सिर्फ और सिर्फ एक बोझ ही लग रहा था। अब हमें एक महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों के पास खाना खत्म होने की वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उनके एक साथी को जमीन नजर आ जाती है जिसे देखकर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि अब शायद हम नहीं मरेंगे। वो जल्दी से उस जमीन की तरफ जाने लगते हैं। वो उस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी ओविन को समंदर में एक हलचल महसूस होती है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट व्हेल थी जो कि उनकी तमाम बोट से टकरा जाती है और उनकी बोट समंदर में ही डूब जाती है। लेकिन वो लोग लहरों के सहारे से समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड पर पहुंचते ही उन्हें जो भी खाने को मिल रहा था वो उसे खा रहे थे क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे होते हैं। अब जॉर्ज अपने साथियों से आग जलाने को कहता है ताकि अगर समुद्र से कोई भी शिप गुजरे तो उन्हें उनका पता चल जाए और वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। वो जिस आइलैंड पर रह रहे होते हैं वो एक बहुत पुराना और बंजर आइलैंड होता है। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। तभी एक दिन खाने की तलाश में उन्हें एक केव मिल जाती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सी इंसानी हड्डियां नजर आती हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि हमसे पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग आकर फंस चुके हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि एक दिन हम भी इन्हीं की तरह यहाँ पर मर जाएंगे। तभी वो लोग फैसला करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो अपनी टूटी फूटी बोट को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आइलैंड पर ही रुकना चाहते थे, जिनमें से एक ओविन के बचपन का फ्रेंड भी होता है। ओविन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं इस आइलैंड से निकलकर तुम्हारे लिए मदद जरूर भेजूंगा। अब हमें 48 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तभी उनमें से एक आदमी मर जाता है। दूसरा आदमी उसे नीचे समंदर में फेंकने ही वाला होता है कि तभी वो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई चीज तो खानी पड़ेगी। इस वजह से हम अपने मरे हुए साथी का गोश्त खाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके थे। उनके पास अपने साथी को खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे खाते हुए बहुत से लोग बोट में बैठे रो रहे थे क्योंकि वो अपने पेट के लिए अपने साथी को ही खा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर बूढ़ा थॉमस रो रहा होता है क्योंकि हमें अपने पेट के लिए अपने साथी को ही खाना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उसकी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो थॉमस यानी अपने हस्बैंड से कहती है कि स्टोरी में आगे क्या हुआ था। थॉमस दोबारा से वो स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ पर हमें एक महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिनमें कुछ लोग तो वैसे ही भूख की वजह से मर जाते हैं और जो बाकी बचते हैं वो आपस में एक गेम खेलना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि अगर कोई हार जाता तो वो लोग उसे ही मारकर उसका गोश्त खाने लगते थे। अब एक दिन शिप का कैप्टन यानी जॉर्ज हार जाता है। वो अपने कजन को एक गन देता है और उसे कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन वो जॉर्ज के बजाय खुद को ही गोली मार लेता है और सभी लोग उसे खाने लगते हैं। अब उन्हें दोबारा से वही ग्रेट व्हेल देखने को मिलती है जिस पर ओविन हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो उसकी आंख में देख लेता है और वो उस पर हमला नहीं करता और वो ग्रेट व्हेल भी उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती है। अब थोड़े दिनों बाद वहां से एक शिप गुजरता है जो कि जॉर्ज की बोट को देख लेता है और वो उनकी हेल्प करता है। उस शिप का कैप्टन जब देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ओविन जिस बोट में होता है वो बाकी बोट से जुदा हो चुकी थी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी थॉमस को वो शिप नजर आ जाती है और वो उन्हें मदद के लिए बुला लेता है। अब आखिरकार वो इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें दोबारा से उनके घर लाया जाता है और वहाँ पर खड़े लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये तो अब तक मर चुके होंगे। तभी ओविन अपनी वाइफ से मिलता है जो कि काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी और उसी दिन ओविन थॉमस से भी मिलता है और वो उसे निशानी के तौर पर अपना लॉकेट दे देता है। अब कंपनी के लोग ओविन और जॉर्ज को अपने पास
बुलाते हैं वो स्टोरी सुनने के लिए जो समंदर में उनके साथ हुआ। क्योंकि उनकी स्टोरी पर कोई भरोसा करने वाला तो था नहीं, इस वजह से ओविन वहाँ से जाने लगता है। ओविन जॉर्ज से कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो और इन्हें पूरी स्टोरी सुना दो, जिस पर जॉर्ज पहले तो उनसे झूठ बोलता है लेकिन बाद में वो उन्हें पूरी स्टोरी सुना देता है। लेकिन कंपनी के लोग जॉर्ज की कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और वो उसे एक झूठी कहानी समझते हैं। अब हमें दोबारा से ओविन बोट में दिखाई देता है जो कि व्हेल का शिकार करने जा रहा था और वादे के मुताबिक उसने अपने बचपन के फ्रेंड के लिए एक बोट भी भेजी थी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, उसका फ्रेंड मर चुका था और यहीं पर थॉमस की स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी सुनाने के बाद थॉमस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे, जिस पर वो राइटर उससे कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैं इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दूंगा जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगा। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वो राइटर बुक को लिखकर पब्लिश भी कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है और यहीं पर इस जबरदस्त मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।